हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 2 के लिए सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस के फुल क्वेश्चन जो सीटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ विज़िट कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका 31 क्वेश्चन। आपको पता है पेपर 2 में 30 क्वेश्चन तो आपके CDP के आते हैं और 60 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडी के आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज से आते हैं। ऐसे करके आपके पूरे 150 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। एक शिक्षिका ने क्या किया, अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट को क्या कर दिया, उनको सौर मंडल के रूप में बना दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है, उसने 3 स्टूडेंट लिए, श्याम, सुल्ताना और नैन्सी, इनके क्या है, ये सेम साइज के हैं, सेम साइज है इनका और सेम वेट है इनका। तो वे क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वो सौर मंडल के, उनका कहने का मतलब है वे सौर मंडल के कौन से ग्रह को प्रदर्शित करते हैं। समान लंबाई वाले, आपको पता ही होगा कौन कौन से समान आकार वाले ग्रह कौन कौन से हैं। मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति, इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा है और सूर्य तो सबसे ही बड़ा है, वो जो कि सूर्य एक तारा है, वो ग्रह नहीं है। और मंगल, इसका राइट आंसर होगा मंगल, शुक्र और बुध, ये तीनों ही आपके समान आकार के ग्रह हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था आपका, ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में एक कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें विकल्प A दिया है, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, और B दिया है, यह वृत्त के अक्ष वह वृत्त के साथ मिलता है। इसका राइट आंसर होगा आपका, ये तो सही है आपकी लाइन। आप ना इसको नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और जो भी आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आप उनको नोट करते जाइए। इसका राइट आंसर होगा A सही है और B गलत है। थर्ड क्वेश्चन आया था, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। यह लगभग वृत्ताकार और ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित और अनियमित है। और मौरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। मौरियाना गर्त कहाँ पर है, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है ये मौरियाना गर्त। अब क्वेश्चन नंबर, आप ना इनको साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको पेपर टाइम पे दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है ना पेपर टाइम पे, इसीलिए। आपको फोर्थ क्वेश्चन आया था, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं। जो मानचित्र में प्रयोग होते हैं, रूढ़ जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। इसका राइट आंसर होगा वे प्रतीक जिनके उपयोग के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 35, उच्च ज्वार के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन A दिया है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कथन B दिया है, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका A सही है और B गलत है। कथन A क्या दिया है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, और ये मछुआरों के लिए समस्या पैदा करते हैं क्योंकि जो मछली होती है ना, ज्वार में तट से दूर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 आया था, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। वायु सदैव निम्न दाब से उच्च दाब की ओर गमन करती है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है
तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु होकर ऊपर उठती है। निम्न वायु दाब आकाश में नम मौसम के साथ जुड़ा है जो उच्च दाब एवं स्पष्ट आकाश से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 आया था आपका। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलियाड हैं। बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। यह कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है। पौधे जो अपनी पत्तियों को जल में संचित रखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ब्रोमीलियाड क्या है? पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आया था। स्ट्रैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? पवन, हिमनद, समुद्री तरंग या नदी? इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रैक किसका है? समुद्री तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 39। कथन ए, सुनामी तरंगों के संदर्भ में कथन ए तथा कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया था आपका, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। कथन बी दिया था, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए गलत है और बी सही है। जब सुनामी आती है ना तो क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें पहले तो जल के क्षेत्र में पहले तो कमी आती है, पहले तो जल का जो लेवल होता है पहले तो नीचे हो जाता है, फिर एकदम से ऊपर को उठता है। ऐसे करके सुनामी तरंगें आती हैं समुद्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए गलत है और बी सही है। जो सही वाला ऑप्शन है ना आप उसको ध्यान रखिए, ये फिर से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 आया था आपका। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ए दिया है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। और बी दिया है, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता जाता है। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से किन को सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संचरण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, प्रकृति संसाधनों का उपयोग बंद करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी और डी। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना, ये हमारा दायित्व है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 42। खनिज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही है। अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं। गलत है, लौह खनिज होते हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। और खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 43। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव और जनक सेल, जलवायु और समय, ये सारे दिए, इसको मैचिंग करनी है आपको। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो भी आपके साथ आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। एक वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव, इसका राइट होगा मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर। और जनक शैल का क्या होगा? मृदा का रंग और गठन। जलवायु का अपक्षय की दर और समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 44। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। पूरी दुनिया के समान रूप से इसका वितरण है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है
और ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हैं, अधिक स्वच्छ हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है और बी दिया है सामान्य वार्तालाप के कुछ रूप प्रस्तुत किए गए हैं। सी दिया है विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए उपनिषद में। इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी बिल्कुल सही है। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जो किसी ने भी उपनिषद पढ़े होंगे उसको जरूर नॉलेज होगी। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 46, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए? पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि यह महिला को दर्शाता है। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि वह बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है। साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि ये पुरुष को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 47, अकबरनामा के अनुसार सूबेदारी का कार्यभार था। सूबेदारी का कार्यभार क्या था? राजनीतिक और सैनिक कार्य, राजनीतिक और वित्तीय कार्य, जो सूबेदार का कार्य था, राजनीतिक और सैनिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 48 था आपका, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। वाणिज्यिक समझौते या राजनीतिक समझौते? सही विकल्प का चयन कीजिए। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के क्या कारक हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक समझौते। क्वेश्चन नंबर 49 आया था, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया था महाराष्ट्र के जो संत कवि थे? सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, या परिवार के साथ रहने का विचार? इसका राइट आंसर होगा सभी प्रकार के कर्मकांडों पर और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 आया था, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, या आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, या कश्मीर के बकरवाल, या कुल्लू के गद्दी? इसका राइट आंसर होगा आपका कश्मीर के बकरवाल। जो आदिवासी समूह थे जो कश्मीर के थे वो ही बकरियों का पालन करते थे 19वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 51, ये सुधारकों के आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये हर सेट में पूछा जाता है ज़्यादातर आंदोलन वाला क्वेश्चन। घासीदार और पोरियार और डेरोजियो और अंबेडकर, इनके कौन कौन से आंदोलन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। घासीदास का कौन सा आंदोलन था? सत्यनामी आंदोलन। और पोरियार का आत्मसम्मान आंदोलन। और डेरोजियो का, इसका ऑप्शन नंबर सी का सेकंड, यंग बंगाल आंदोलन। और अंबेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन। इनका ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको हैबिट हो जाएगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस में उत्पन्न हुई हैं? ब्राह्मी में, बांग्ला में, तमिल में, या देवनागरी में? इसका राइट आंसर होगा आपका ब्राह्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 53 आया था क्वेश्चन, कथन ए, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों सही हैं। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग थे, जो पूरा पाषाण युग था और उसमें शुतुरमुर्ग थे, और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, देश का उसके उपनिषद के साथ मिलान कीजिए। ये आपके एक साइड देश दिए हैं
और इनके एक साइड उपनिषद दिए हैं। जिस देश का जो भी उपनिषद है उसके साथ आपको मिलान करना है। फ्रांस का, पुर्तगाल, इंग्लैंड और स्पेन का। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। फ्रांस का क्या है? सेंट डोमिंगो। और पुर्तगाल का कौन सा उपनिषद है? पुर्तगाल, ब्राज़ील। इंग्लैंड का जमैका और स्पेन का वेनेजुएला। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं या अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई, भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 56। आईन अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती हैं। यह लोगों की परंपराओं और सांस्कृतिक का विवरण देती हैं। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। सी और डी सही है आपका। यह लोगों की परंपराओं का सांस्कृतिक विवरण देती हैं और यह बहुत सारी चीज़ों की सांख्यिकी विवरण देती हैं। जो आईने अकबरी के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका ये दो ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 57। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पे बनाई जाती थी? जो पहले जो चित्रकला होती थी, छोटी छोटी चित्रकला, वो किस पे बनाई जाती थी? पात्र पे या ताड़पत्र पे या कागज़ पे, लकड़ी की तख्ती पे? इसका राइट आंसर होगा आपका ताड़पत्र पे बनाई जाती थी और कागज़ पे और लकड़ी की तख्ती पे, इन तीनों पे ही चित्रकला बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 58 आया था 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्न में से कौन से यात्री ने लिखा था? 700 वर्ष पहले केरल की विविधता किसने लिखा था? उसके बारे में जो मुस्लिम समुदाय का जो जीवन था उसके बारे में किसने लिखा था? वास्को डी गामा, एवन बतूता या सेंट मार्टिन या शंकराचार्य? इसका राइट आंसर होगा आपका एवन बतूता, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्न में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता या प्रतिष्ठा की समानता? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतिष्ठा की समानता। क्वेश्चन नंबर 60 आया था भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नगर निगम के संदर्भ में इसका राइट आंसर होगा वार्ड काउंसलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। जो पार्षद होता है वो निर्वाचित सदस्य होता है, उसका निर्वाचन होता है, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जो कि जनता के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 61। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ डैश होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए? शिशु सदन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 62। रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? इसका राइट आंसर होगा आपका नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है मीडिया के संदर्भ में? इसका राइट आंसर होगा मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। जो भी एजेंडा बनते हैं उनका क्या मेन उद्देश्य होता है? उनको मीडिया द्वारा उनका प्रचार प्रसार करना और उनको जो जनता है, पब्लिक है, उस वहाँ तक पहुँचाना। क्वेश्चन नंबर 64 आया था आपका भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए।
राज्य समुदाय के निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और डी सही होगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 65 आया था, 1952 से लेकर 2019 तक भारतीय संदर्भ में निम्न में से किसके लिए आरक्षण था? किसके लिए आरक्षण था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और डी। अनुसूचित जातियों के लिए और एग्लो भारतीय समुदाय के लिए और अनुसूचित जनजातियाँ। एग्लो भारतीय समुदाय ये कौन होते हैं? जो पहले राज्य करते थे, अब जो सारे बहुत से ब्रिटिश थे वो तो छोड़ के चले गए, कुछ ब्रिटिश थे वो यहाँ पे रह गए थे, अब उनसे ही जो संतान पैदा हुई वो भी भारत के कहलाए, तो उनको वो क्या कहलाते हैं? एग्लो भारतीय समुदाय के लोग कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मतलब सीधा मतलब ये कि जिनके पूर्वज अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 66, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है? किसका पूर्ववर्ती है आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67 आया था आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को क्या उपलब्ध कराए? 39A के तहत। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कानूनी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 68, न्यायमूर्ति सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण पर अध्ययन किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 69, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ कपड़ा लेना। पुटिंग आउट प्रणाली, उसको पहले तो जो कच्ची सामग्री होती है पहले उसको उपलब्ध करवाना, फिर उनसे बनवाकर पूरा माल तैयार करवाना। क्वेश्चन नंबर 70 आया था, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने के किस तरह की सरकार बनी? इसका राइट आंसर होगा आपका लोकतांत्रिक सरकार। वहाँ की भी कैसी बनी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 71 आया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? पहले तो नागरिक शास्त्र होता था, पहले ये अलग से सब्जेक्ट होता था नागरिक शास्त्र, अब इसका यूज़ क्यों नहीं करते? नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है, इसीलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया है, यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 72 आया था, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका इतिहास। क्या उपयुक्त है मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा? इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? क्या प्रतीक नहीं है इसका? इसका राइट आंसर होगा आपका केवल डी, हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। ये सारे तो प्रतीक हैं प्राथमिक स्रोत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 75। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संस्थान है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। वृद्ध लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 76 आया था। कथन ए दिया था आपका, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। इसका कथन भी था, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों सही हैं। ए का सही व्याख्यान बी है। ये हो गए, यहाँ तक आपके हो गए 76 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपके पार्ट सेकंड में आएंगे, तो आप पार्ट सेकंड देखना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपसे पार्ट सेकंड में।